लास्ट लेक्चर अपन ने फिनिश किया था जहां अपन ने डायपोल पे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कैलकुलेट किया था, है ना। उस टॉर्क की वैल्यू आई थी पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई। फिर हमने देखा था कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे वो नेट टॉर्क 0 आ रहा था, और इन दोनों पॉइंट पे फोर्स भी 0 था। फोर्स तो हमेशा ही 0 आता है, टॉर्क 0 भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे टॉर्क भी 0 था और फोर्स भी 0 था। तो इनको अपन ने कहा था ये क्या है, इक्विलिब्रियम। फिर अपन ने ये भी देखा था कि थीटा इक्वल टू 0 वाला जो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और थीटा इक्वल टू 180 वाला जो था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ठीक, तो ये अपन ने कैलकुलेट किया था। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम था, जिसकी वैल्यू थी पीई साइन थीटा। जिसकी वैल्यू क्या थी, पीई साइन थीटा। ठीक, सॉरी पीई साइन थीटा वहां पे 1 हो जाएगा, है ना। अब अपन नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, उसको सीखने से पहले मैं थीटा 1 से थीटा 2 इसको रोटेट करने में वर्क निकालूंगा। भाई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, तो उसके अंदर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो अपन उसी की बात करने वाले हैं। वर्क डन इन rotating dipole in external electric field and potential energy of dipole। तो मैं कहता हूं कि मान लो ये अपनी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मुझे एक डायपोल को रोटेट करना है। कहां से कहां, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक। ये डायपोल की इनिशियल पोजीशन है, और इसको मैंने ऐसा रोक के खुद एक्सटर्नली यहां से यहां तक रोटेट किया स्लोली, है ना। पी इनिशियल से पी फाइनल तक। यहां मान लेते हैं एंगल था थीटा 1 और यहाँ एंगल था अपना थीटा 2, है ना। तो इसको ऐसा रोटेट करने के लिए इधर की तरफ एक एक्सटर्नल टॉर्क आएगा, इधर की तरफ मतलब इधर की तरफ रोटेट करने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाहता होगा, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क होगा वही इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा, थीटा 1 से थीटा 2। तो ऐसे है ना, मान लो अगर आप पेन दिख रहा हो तो इसको स्लोली ऐसे करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा स्लोली, दैट इज थीटा 1 से थीटा 2 तक का वर्क। इसी वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क कहाँ स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वर्क को हम फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं अगर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो तो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में इस वर्क को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, है ना। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इस वर्क को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। जैसे वहां लिखते हैं ना इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डी एक्स, जैसे यहाँ टाउ डॉट डी थीटा लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन है, थीटा 1 से थीटा 2। टॉर्क का फंक्शन पीई साइन थीटा, किसी भी जनरल थीटा पे टॉर्क का फंक्शन पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। पीई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। माइनस पीई बाहर आया और ये बच रहा है बेटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। और यही क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर एक डायपोल को θ1 से θ2, यहाँ θ1 अपना क्या है, इनिशियल, और θ2 अपना क्या है, फाइनल, है ना। तो ये एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस पी बाहर निकाला है, cos θ2 माइनस cos θ1। अब मैं वर्क डन लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने कुछ नहीं कहा है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो पी cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे भी लिख सकते हो। बट अपन इस फॉर्म में ध्यान रखें, क्यों ध्यान रखेंगे बताता हूँ, है ना। तो आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो एक्चुअली डायपोल के केस में क्या करते हैं बेटा, एक एजम्पशन लेते हैं, जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, उसका हर जगह कहीं ना कहीं रेफरेंस मानते हैं। जैसे एक चार्ज के लिए अपन कहते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। अर्थ पे कोई ब्लॉक रखा होता है तो कहते हैं अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कहीं ना कहीं रेफरेंस माना जाता है। उसका क्या मतलब है, रेफरेंस के क्या फायदा है, क्योंकि हमारे लिए चेंज इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो हम रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं। डायपोल के लिए कन्वेंशनली जो रेफरेंस माना गया है जीरो पोटेंशियल एनर्जी का बेटा, वो ये माना गया है, दिस इज द रेफरेंस, थीटा इक्वल टू 90, दिस इज द रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो का रेफरेंस माना गया है कि जब डायपोल 90 डिग्री पे होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि अब किसी थीटा पे लिखूं तो मैं रेफरेंस से लिखूंगा, देखना ध्यान से। सो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल in rotating it from थीटा इक्वल टू 90। अच्छा, रेफ एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, डायपोल के पैरेलल फील्ड के साथ। डेल्टा यू ऑफ डायपोल रोटेटिंग इट फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 टू थीटा। 90 से क्यों वर्क निकाल रहा हूँ, इसी फॉर्मूले में एक एंगल 90 रख रहा हूँ, एक एंगल थीटा रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब। तो आप तो लिख दोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, 90 से थीटा, फाइनल क्या है थीटा, इनिशियल क्या है 90, सो इट इज cos थीटा माइनस cos 90। तो u डेल्टा u क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। u इनिशियल कहाँ से ले गए थे, 90 से थीटा तक, और 90 पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, जीरो। तो किसी भी थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कितना आ गया बेटा, minus PE cos theta, that is minus P dot E. This is the potential energy of dipole at any angle theta. जिसमें अपन ने रेफरेंस कहाँ माना है, थीटा इक्वल टू 90 पे। मैं इस बात को एक बार वापस बोल रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी भी θ1 से θ2 तक रोटेट करने पे जो डायपोल का वर्क आ रहा है वो कितना है, देखो माइनस पी cos θ2 माइनस cos θ1, जहाँ थीटा क्या मान रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ डायपोल का एंगल, है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखना, मैं कहता हूँ कि डायपोल के केस में जो ये सिचुएशन है, यहाँ पे माना गया है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों माना गया, रेफरेंस, है ना, इसको रेफरेंस की तरह डिफाइन किया गया है। तो ये जो है अपना रेफरेंस है, सिमेट्रिकली बीच बीच में। तो मतलब थीटा इक्वल टू 90 पे अपनी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो हम किसी भी थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं, θ1 θ2 θ3, वो हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, रेफरेंस पे जीरो मानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक डायपोल को थीटा एंगल पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, ये लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ डेल्टा यू ऑफ डायपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 90 रेफरेंस से थीटा। भाई रेफरेंस से थीटा एंगल जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा,
डेल्टा यू का फॉर्मूला यहाँ पता है अपने को कि θ1 से θ2 लेके जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है cos θ2 माइनस cos θ1। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी, कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं θ1 से θ2, यहाँ कहाँ से कहाँ लेके जाए 90 से θ, cos थीटा माइनस cos 90 क्या होता है बेटा 0। तो आ गया u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस पी cos थीटा। u इनिशियल कितना 0, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 पे रेफरेंस माना है पोटेंशियल एनर्जी 0 का। तो u फाइनल कितना आ गया माइनस पी cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू 90 पे रेफरेंस मानते हुए किसी जनरल पोजीशन पे जो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई माइनस पीई कॉस थीटा और माइनस पीई। अब यहीं से बेटा एक बात कहते हैं कि अब आप सिंपली कह सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत पहले सिखा चुका हूँ, है ना, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू का फंक्शन अब आप सीख गए, है ना, कितना होता है यू का फंक्शन माइनस, तो नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनस पीई कॉस थीटा। तो माइनस पीई फाइनल माइनस इनिशियल कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ये माइनस बाहर निकाल लो। इसी फॉर्म में याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये हर जगह लग रहा है, हर जगह वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हर जगह लग रहा है। तो ये डायपोल में भी लगेगा कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और आप इस रिलेशन से ना अब ये भी बता सकते हो, देखो कहाँ से कहाँ लेके गए θ1 से θ2 तक, तो फाइनल क्या θ2, इनिशियल क्या θ1 रख दो। तो इस अगर आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है और आपको ये आता है और ये आपको आता ही है वर्क डन का फॉर्मूला, तो आप किसी भी केस में डायपोल को रोटेट करने का वर्क डन बता सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी थ्योरी थी, अब आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपन सीख गए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे मैं एक सिंपल सा सवाल एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, इसको अपन सॉल्व करेंगे पहले, फिर कुछ और बातें करेंगे। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड in rotating a dipole from theta equal to 30 degree to theta equal to 135 degree, dipole P है in electric field E। बताओ जल्दी से। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड, ऐसा वर्क पूछा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्क है एक्सटर्नल का, ऐसे वर्क पूछने का मतलब है कौन सा वर्क है एक्सटर्नल। देखो बेटा मैं इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, ताकि आपको यही याद रहे। मैं चाहता तो इसको θ1 माइनस θ2 की फॉर्म में लिख सकता था, बट मैंने इसे गुड u फाइनल माइनस u इनिशियल की फॉर्म में लिखा, तो मैंने u के फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिख दिया और फिर मैंने क्या किया ऐसा ऐसा लिख दिया, u की वैल्यू रख दी, फाइनल कहाँ पहुंचा 135, तो ये रहा 135 पे पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल कहाँ था 30, तो ये रही 30 पे पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया माइनस पीई।
cos 135 मतलब ये हो गया -1/√2 माइनस PE cos 30 इट इज √3/2। तो ये हो गया बेटा PE/√2 प्लस √3 PE/2। PE कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/√2 प्लस √3/2। दिस इज द वर्क डन। पॉजिटिव आ रहा है, आंसर इज पॉजिटिव, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा। तो मैं वर्क का फॉर्मूला हमेशा लिखूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और मैं फंक्शन में पोटेंशियल एनर्जी को रख दूंगा। ठीक है, ध्यान रहे, जल्दी लिखिए, 30 सेकंड में आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an external uniform electric field, in an external uniform electric field, maximum torque on a dipole is tau। ऐसा दे रखा है ना, आप इसको t लिख सकते हो अगर टाइप करना चाहो तो। in an external uniform electric field maximum torque on a dipole is tau, find work done by an external agent to rotate the dipole slowly from parallel to electric field to anti-parallel। है ना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे जो मैक्सिमम टॉर्क है वो टाउ है। तो find work done by external agent to rotate the dipole slowly from parallel to electric field to anti-parallel। देखना ध्यान से, तो PE भी नहीं दे रखा, आंसर सिर्फ टाउ की टर्म में होना चाहिए, सिर्फ आंसर में टाउ आएगा और उसका कोफिशिएंट कोई नंबर आएगा, है ना, साइन के साथ आंसर बताना। तुम चैट बॉक्स में लिखते टाइम टाउ को टी लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिखते टाइम तुम टाउ को टी लिख सकते हो। विशाल का भी आ गया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अपना तो बेसिक सा फॉर्मूला है। सबसे पहले जो बातें कही गई हैं उन सबको मैं एक साथ लिख लेता हूँ कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ना, वो उन्होंने कहा है कि टाउ के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क डायपोल पे क्या आता है, पीई। तो पीई की वैल्यू टाउ है अपने क्वेश्चन में, है ना। अब उसने कहा है कि पैरेलल से एंटी पैरेलल लेके जाना है। पैरेलल मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस पीई कॉस 180, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस यू इनिशियल माइनस पीई कॉस 0। कॉस 180 होता है -1, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया पीई, ये माइनस माइनस मिलकर भी प्लस हो गया प्लस पीई, तो ये हो गया 2 पीई। पीई को टाउ कहा गया है, तो द आंसर इज 2 टाउ, है ना, मैक्सिमम टॉर्क का 2 टाइम। दिस इज द वर्क डन टू टर्न इट टू एंड पैरेलल फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे डायपोल पे बेस्ड, जिसमें अपने डायपोल की फील्ड और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात की और उसको
θ1 से θ2 में रोटेट करने में वर्क की बात की है ना। देखना ध्यान से, मैं 3 इंपॉर्टेंट केसेस बना रहा हूँ जो आपने अभी तक सीखा है। ये अपनी एक्सटर्नल फील्ड है, ये अपनी वो एक्सटर्नल फील्ड है जिसकी अपन बात कर रहे थे, है ना। 3 इंपॉर्टेंट केसेस मिले थे। पहला केस ये था, दूसरा केस ये था, तीसरा केस ये था, है ना? यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे भी फोर्स 0 है, यहाँ पे भी फोर्स 0 है, यहाँ पे भी फोर्स 0 है, कि फोर्स तो हमेशा ही 0 होता है। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे टॉर्क 0 है, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, तो उसकी वैल्यू कितनी है पीई, और यहाँ पे भी टॉर्क कितना है 0। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि हमने सीखा था कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये तो रेफरेंस है, ये कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना। याद करो मैंने ये भी बता रखा है कि जहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, आगे आप सीखोगे भी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। फोर्स और टॉर्क तो 0 है ही से, है ना। यहाँ पे अनस्टेबल था, तो यहाँ पे स्टेबल था, और यहाँ पे अनस्टेबल था, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिनिमम होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है। जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर अपन आगे चलिए, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया अपना। अब अपन डायपोल के वैसे तो लास्ट थोड़ा सा पार्ट है वो भी करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। स्मॉल डायपोल, मैं ही करूंगा ये क्वेश्चन, ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field in equilibrium। अच्छा, कुछ ना कहा जाए ना, कहा जाए कि बस डायपोल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में रख दिया है, इसका मतलब वो पैरेलल रखा हुआ है ना। कुछ ना कहा जाए इसका मतलब वो कैसे रखा हुआ है, पैरेलल। अगर मैंने एक डायपोल को लेकर फील्ड में ऐसे रख दिया तो भाई वो घूम के आखिरी में तो डायपोल मोमेंट फील्ड के पैरेलल ही जाने वाला है, तो इसका मतलब होता है कि वो पैरेलल रखा हुआ है। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, वैसे ये बात ध्यान रखना कि वो पैरेलल ही मानते हैं, है ना। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो तो अच्छी बात है, वरना भी बस जान लो ऐसे ही। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मतलब डायपोल का, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इज आई। अपने सेंटर के अबाउट इस डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई, कैपिटल आई। प्रूव दैट फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट it will perform as a change।
it will perform SHM. Also find time period of SHM. है ना? सुनना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। आपसे कहा गया है कि अगर इस डायपोल को यहां से स्लाइटली रोटेट किया गया, है ना, तो प्रूफ करो कि इसकी जो मोशन होगी वो एसएचएम होगी। और ऐसे हल्का सा रोटेट किया और रिलीज कर दिया, है ना, हल्का सा रोटेट किया और रिलीज किया, तो इसकी मोशन कैसी होगी? एसएचएम। तो बहुत सिंपल है, कैसे देखना, अगर मैंने इसे थीटा एंगल पे जाके रिलीज किया है तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो आएगा बेटा इसमें पी साइन थीटा। कितना आएगा? पी साइन थीटा। भाई मान लो थीटा इक्वल टू 0 पे था, मैं वहां से उसको थीटा इक्वल टू थीटा पे ले गया और मैंने उसको रिलीज कर दिया, तो थीटा इक्वल टू थीटा पे उस पर टॉर्क कितना आया जो फील्ड के पैरेलल लाना चाहता है? पीई साइन थीटा। फिर अपन कहते हैं कि फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा लगभग लगभग थीटा होता है। ये आप जानते होंगे, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ना, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में एक माइनस का साइन है क्या? आपने थीटा रोटेट किया था, टॉर्क उसका उल्टा घुमा रहा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहाँ से? पी ई थीटा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज किया कि छोटे एंगल के लिए जो साइन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है। तो उस पर जो टॉर्क आ गया ना बेटा, वो आ गया अपने पास पी ई थीटा। अगर ये रीस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एसएचएम है। और कौन सा एसएचएम है? एंगुलर एसएचएम। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन कहते थे कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है तो ये एसएचएम होता था, वैसे ही अगर रीस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है तो उसे कहते हैं वो एंगुलर एसएचएम। यहाँ टाइम पीरियड होता था, ये मैंने आपको सिखाया था, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, जहाँ के होता था कोफिशिएंट एक्स का। उसी तरह यहाँ टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के वैसे ही थीटा का कोफिशिएंट। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे मैंने वहां कहा था कि अगर F इक्वल टू के एक्स हो या रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो तो एसएचएम होगा। उसी तरह यहाँ अगर रीस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल हो तो एसएचएम होगा। वहां एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहाँ फॉर्मूला है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और के वहां क्या होता था? x का कोफिशिएंट F इक्वल टू के एक्स में। उसी तरह यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू कुछ के थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा का कोफिशिएंट ये रहा। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। जल्दी नोट कीजिए, कुछ चीजें हो सकता है इसमें आपको भी हो गया। अब छोटी छोटी सी एक दो चीजें सीखेंगे, है ना, जो मेंस के हिसाब से थोड़ी कई बार काम की होती हैं। वैसे तो अब नहीं है सिलेबस में, बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट फिर भी मेंस में पूछ सकते हैं। वो है बेटा फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स क्या होगा, है ना। तो मैं मान रहा हूं कि डायप की फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रही है, या तो आर में, या तो एक्स में, या तो वाई में, ऐसे करके फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। एक ही डायरेक्शन में फील्ड जो है वो वेरिएबल है। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, और इसमें एक डायपोल ऐसा फील्ड के पैरेलल ही रखा हुआ है ना? अब इस पे फोर्स जीरो नहीं होगा, ये फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वेरिएबल।
यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सुनना ध्यान से, डायपोल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इसकी लेंथ कुछ भी मान लो, एल मान लेते हैं, है ना। और मैंने डायपोल को फील्ड के पैरेलल रखा है ना, बस यही केस अभी सीख रहे हैं, डायपोल इसके पैरेलल टू द फील्ड, स्टैंडर्ड केस है ये, यही मोस्टली पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू अलग है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू अलग है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं फील्ड ई है, यहाँ फील्ड कुछ चेंज हो जाएगा, मान लेता हूँ यहाँ फील्ड ई प्लस डेल्टा ई, कितना है ई प्लस डेल्टा ई, फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है ना, डेल्टा ई पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा ई नेगेटिव भी हो सकता है ना, अभी तो अपन उसको पॉजिटिव में, प्लस वाले चार्ज पे बेटा फोर्स इधर आया F1, कितना आया Q E प्लस डेल्टा ई, और माइनस वाले चार्ज पे फोर्स इधर आया F2, कितना, यहाँ फील्ड E है, Q इंटू ई, माइनस कहाँ गया, डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया कि बेटा फील्ड राइट की तरफ है तो फोर्स कहाँ आया, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो इधर का फोर्स F1 है, इधर का फोर्स F2, यूनिफॉर्म में ये दोनों फोर्स इक्वल थे। अब मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स क्या होगा, सो नेट फोर्स इज F1 minus F2, so it is QE plus delta E minus QE, QE से QE कैंसिल होगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू Q डेल्टा, नेट फोर्स कितना है Q डेल्टा E। अब सुनना ध्यान से, मुझे इसे डायपोल मोमेंट की टर्म में लिखना है। डायपोल मोमेंट जो होता है ना P, वो Q इंटू एल होता है। ये जो डेल्टा ई क्या है बेटा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ डिस्टेंस एल, मूविंग अ डिस्टेंस एल। तो एक काम करो, इसको एल से मल्टीप्लाई भी कर दो और एल से डिवाइड भी कर दो, है ना। क्यों किया, ताकि मैं Q इंटू एल को P लिख पाऊं। तो ये नेट फोर्स क्या बन गया, P डेल्टा E अपॉन एल, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। इसको कई बार ऐसा भी लिखते हैं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P DE अपॉन DL, DE अपॉन DX लिख लो इसको, X, यहाँ पे X के साथ वेरिएशन मान लेते हैं। DE अपॉन DX कहाँ से आया, ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, तो ये है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस, सो इट इज DE अपॉन DX। अगर X के साथ वेरिएशन माना है तो ये मैंने आपको प्रूफ बताया, बहुत ज्यादा काम का नहीं है आपके लिए, आप सीधा ये ध्यान रख सकते हो कि इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स ऑन डायपोल, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, है ना, इज इक्वल टू P DE अपॉन DX, P DE अपॉन DX, जहां फील्ड वेरीज इन X direction and dipole is kept in this field, है ना। अगर R के साथ दिया हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू P DE अपॉन DR। भाई अगर वेरिएशन R के साथ दिया हो तो अपन इसको FDE अपॉन DR भी लिख सकते हैं। जैसे देखना, मैं आपसे कहूँ ना कि एक पॉइंट चार्ज है, इसकी फील्ड ऐसी होती है, जस्ट एक पॉइंट चार्ज है, इसकी फील्ड ऐसी होती है, फील्ड पैटर्न। मैं कहूँ इसमें एक डायपोल को रख दूं ऐसे,
रेडियल डायरेक्शन में। तो क्या इस डायपोल पे फोर्स 0 होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि बेटा देखना यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, मानते हो? यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है। माइनस वाले पे फोर्स ज्यादा है, माइनस वाला इसके पास है, प्लस वाला इससे दूर है, तो इस पे नेट इधर की तरफ फोर्स आएगा। ये हम लॉजिकली सोच सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को ऐसे रख दूं तो इस पे फोर्स आएगा। अब मुझे इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो सुनना कैसे निकालूंगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी डी ई अपॉन डी आर। पी डी ई अपॉन डी आर। ई पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्यू चार्ज है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी ई अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आई बेटा? के क्यू 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन आर क्यू। ये आया ना, डी अपॉन डी आर, यहाँ रख दो है ना। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस साइन आप हटा सकते हो, क्योंकि आप माइनस साइन आपने देख लिया। तो कितना आ गया? 2 के पी क्यू अपॉन आर क्यू। दिस इज द फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन द डायपोल। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, फोर्स की डायरेक्शन तो आप देख चुके हो, अट्रैक्टिव फोर्स होगा डायपोल पे। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा? ध्यान से देखिए, माइनस चार्ज पास है, प्लस चार्ज दूर है, तो उसको इधर पास खींच रहा होगा, है ना। मैंने कहा फोर्स की वैल्यू अपन ने सीखी ये होती है डी अपॉन डी आर। पी तो अपने को पता ही है, तो अपने को डी अपॉन डी आर निकालना है। किसकी फील्ड में रखा है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका डी अपॉन डी आर निकालो, के क्यू 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो -2 आर की पावर -3 हो जाएगा, माइनस आर क्यू यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू वाइज, तो -2 के क्यू अपॉन आर क्यू आ गया, तो अपना आंसर ये। So this is the force of the dipole in non-uniform electric field of a point charge, है ना। कल को ये पॉइंट चार्ज हो सकता है ऐसे रख दे ये डायपोल, तब नहीं बता पाएंगे ये फोर्स, तभी बता पाएंगे जब डायपोल हमारा ऐसे रख दिया गया, है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? तो अभी अपन ने पीछे क्या सीखा था? एक पॉइंट चार्ज का इस पे फोर्स। अब इसी का यूज है, क्या यूज है? क्वेश्चन है वैसे तो वो, तो मैं उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में कराता हूँ, बहुत जगह पे थ्योरी के फॉर्म में दिया है ना। फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। आपसे बेटा मान लो कह दिया कि दो डायपोल ना ऐसे रखे हुए हैं, ये कुछ P1 है, ये कुछ P2 है, दो डायपोल वेक्टर्स हैं, और इनका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जो है वो R है। एक्सिस पे रखे हैं, दूसरे की एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो बताओ इनके बीच का फोर्स कितना होगा? क्या पूछते हैं कि बताओ इनके बीच का फोर्स कितना होगा? तो आप सुनना ध्यान से। मैं ऐसा मानूंगा कि एक डायपोल दूसरे की फील्ड में रखा हुआ है। क्या मानूंगा? एक डायपोल दूसरे की फील्ड में रखा हुआ है, और हमें एक डायपोल की फील्ड लिखनी आती है और फील्ड यूनिफॉर्म होती है ना। वी कैन थिंक P2 is kept in electric field of P1, है ना। और P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 लिखता हूं, और E1 का फॉर्मूला एक्सिस पे होता है 2kP1/r3। किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक डायपोल का 2kP/r3, तो 2kP1/r3। तो बेटा ये वेरिएबल फील्ड है। कैसी फील्ड है? वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे दूर जाऊंगा फील्ड कम होती जाएगी। अब सुनना, मैं फोर्स की डायरेक्शन से सोच सकता हूँ, काम तो नहीं आती है लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ फील्ड ज्यादा है, यहाँ फील्ड कम है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ आने वाला अट्रैक्टिव फोर्स आएगा अगर ये दोनों डायपोल एक दूसरे की डायरेक्शन में ही रखे हुए हैं। कैसे पता किया? माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ है, फील्ड
आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ फील्ड कम होगी, यहाँ फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ फील्ड कम होगी। इसका मतलब नेट यहाँ पर एक चार्ज पे फोर्स ज्यादा आएगा, तो नेट फोर्स इधर है। बहुत काम आता नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ही वो बात आपको बता दी। अपने को तो इस फील्ड की वैल्यू चाहिए, इस फोर्स की वैल्यू चाहिए। देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला ये फील्ड आ गया ना, तो क्या आप dE1/dr निकाल सकते हो, क्योंकि तो यही टर्म यूज होगी। देखो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा -6 Kp1/r4 ना, ये d/dr की वैल्यू आ गई। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये डायपोल इंटू dE1/dr, इसका मैग्नीट्यूड। dE1/dr कितना है, ये 6। आंसर कितना आ गया, 6K p1p2/r⁴। ये अगर दो डायपोल एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, 6K p1p2/r⁴। काम की बात ये है इसमें एक और, कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, मतलब डायपोल्स के बीच के डिस्टेंस के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, है ना। वैसे ही कई बार आपसे ऐसा पूछ देंगे कि एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, दूसरा डायपोल ऐसे रखा हुआ है, छोटे डायपोल है ना, बहुत ही स्मॉल डायपोल्स, ये P1 है, ये P2 है, इनके बीच का फोर्स। तो वापस आप मान लो दूसरा उसकी फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर फील्ड का वेरिएशन जानते हैं, आर ये रहा ना, ये रहा ना आर, तो आप फील्ड का वेरिएशन जानते हो। तो वापस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 और dE1/dr। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है E1, उसकी वैल्यू होती है बेटा ये r सेंटर डिस्टेंस है, Kp/r3। तो dE1/dr कितना आएगा, -3Kp/r⁴ रख दो। तो P1 माइनस तो मॉड में चला गया, तो 3K p1p2/r⁴, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है अगर डायपोल्स ऐसे रखे हुए हैं तो अगर डायपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो यहाँ 3 की टर्म आ रही है, अगर डायपोल एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो यहाँ 6 की टर्म आ रही है, लेकिन दोनों केसेस में 1/r⁴ आ रहा है। तो दिस इज फोर्स बिटवीन डायपोल। वापस जब बेटा अपन मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, सेम फॉर्मूला बनेगा फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स। दो छोटे मैग्नेट के बीच जो फोर्स होता है वो होता है 3K m1m2/r⁴ या 6K m1m2/r⁴। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। जल्दी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा, ये एससीवी का क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन करेंगे। वो फोर्स टॉर्क का पार्ट हो गया है ना। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे -2Q है और यहाँ पे +Q है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए ए और ए वाला। तो आपसे पूछते हैं फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताइए। मॉड्यूल में है क्या, अच्छी बात। एससीबी का क्वेश्चन है, ओरिजिनली ये एससीबी का क्वेश्चन है। तो सुनना, अप्रोच मैं ही बता देता हूँ कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को।
एक्चुअली डायपोल के बारे में अपन दो चीजें जानते हैं, है ना, कि डायपोल एक तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बनता है। मतलब डायपोल कहने का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए। यहाँ नहीं दिख रहे, यहाँ एक प्लस क्यू है, एक माइनस टू क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो डायपोल मतलब दो चार्ज होने चाहिए और दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए, तभी वो डायपोल कहलाता है। और दूसरी चीज, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। तो मुझे समझ आया कि ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा इक्वल ऑपोजिट चार्ज, लेकिन दिख जाएगा। ये प्लस क्यू है ना, इस माइनस टू क्यू को मान लेता हूँ माइनस क्यू और माइनस, ये जो माइनस टू क्यू चार्ज है इसको मैं मान लेता हूँ माइनस क्यू और माइनस क्यू, और मैं कहता हूँ कि एक माइनस क्यू इसके साथ डायपोल बनाना है और एक माइनस क्यू इसके साथ डायपोल बनाना है। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस टू क्यू को मुझे डायपोल के पेयर चाहिए, तो मैंने कहा माइनस टू क्यू इज कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस टू क्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ना सही है आपका? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक माइनस क्यू ऊपर वाले प्लस क्यू से डायपोल बना रहा है, एक नीचे वाले से, तो अपने पास दो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स बने। एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ये बना और एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ये बना। दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हैं बेटा? क्यू चार्ज इंटू सेपरेशन, क्यू इंटू ए, और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? √3p। So it is √3q into, this is the answer. तो देखो ध्यान से, यहाँ मैंने दो कंसेप्ट यूज किए। पहला तो मैंने उस चार्ज को स्प्लिट कर दिया दो डायपोल्स के फॉर्म में, और दूसरा कि मैंने कहा कि इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने जो दो बनने वाले डायपोल थे उनको वेक्टर के फॉर्म में यूज किया और उनका वेक्टर सम कर दिया, है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए। 30 सेकेंड दे रहा हूँ।